हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्रिसैंथेमम है और इनकी कटिंग्स मैंने लगाई थी अगस्त में, है ना। और अभी अक्टूबर चल रहा है और आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी हो गई हैं, ग्रो कर रही हैं सारी। पहले मैं इनको सब कटिंग्स मैंने ज़मीन में लगाई थी और जब ये ग्रो कर गई तो समझिए 1 महीने बाद मैंने इनको पॉलीथीन बैग में शिफ्ट किया था, क्योंकि मेरे पास गमले नहीं हैं, हमेशा ही कमी होती है। ठीक है, गमलों में और दूसरे भी कटिंग लगा रखी हैं। एक्चुअली मैं जो कटिंग लगाती हूँ ना, तो एक बार लगाती हूँ, फिर उसके 1 महीने बाद दूसरा लॉट लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब पहला वाला लॉट ख़त्म होने को होता है तो मेरा दूसरा लॉट भी रेडी होता है फ्लावरिंग के लिए। तो ये मेरा सेकेंड लॉट वाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो फर्स्ट लॉट वाला है वो पॉट्स में लगा हुआ है ऑलरेडी, और अभी तो मैं टेरेस पे हूँ, वो नीचे लगा हुआ है सब। तो दिखाऊंगी आपको, जब ओवरव्यू दिखाऊंगी तब दिखाऊंगी उसमें। तो ये वाला सेकंड लॉट है और ये मैंने अगस्त में लगाया था और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। सब पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं और इनकी वेल ड्रेन सॉइल है। आज इस वीडियो में मैं आपको A to Z स्टार्टिंग टू एंड इनकी लुक आफ्टर करना बताऊंगी और बीच में आपको क्या क्या खाद डालनी है जिससे कि आपकी फ्लावरिंग अच्छी है और क्या केयर लेनी है, क्या स्टेप्स लेने उसके बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। और अगर मैंने इनको कटिंग को पॉट में लगाया होता तो मैं इनको 6 इंच के पॉट में लगाती, है ना, जिससे कि वो अच्छे रूट बाउंड हो जाते और अच्छे ग्रोथ कर जाते। ज़्यादा बड़ा पॉट लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इनको जब मैंने पॉलीथीन में शिफ्ट किया उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं बड़ा पॉट लेती तो उसमें ज़्यादा मिट्टी होती और इनको पानी देने के लिए मुझे ज़्यादा पानी डालना पड़ता, तो ज़्यादा पानी से इनमें फंगस हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने इन सबको छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स में शिफ्ट किया। ये सब मेरे यूज्ड पॉलीथीन बैग्स हैं जो नर्सरी से आम हम लोगों को मिलते हैं, मैंने बहुत इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इनको इसमें लगा रखा था और इनकी हमेशा मिट्टी नम बनी रही। और एवरी 15 डेज़ पे इनको मैं खाद देती हूँ, क्योंकि ये हैवी फीडर है ना। तो जब मैंने इनकी सॉइल बनाई थी तो वेल ड्रेन सॉइल थी, उसमें साथ में मिलाया था मैंने बॉन मील और साथ में मिलाया था मैंने नीम खली। नीम खली इनको फंगस अटैक से भी बचाती है और बैक्टीरियल अटैक से भी बचाती है। ठीक है, अभी आप जिस हालत में इनको देख रहे हैं, अब ये फाइनल रिपोर्टिंग के लिए तैयार है, मतलब 3rd टाइम रिपोर्टिंग होगी इनकी। और इनको मैं करूँगी इस वाले पॉट में, देखिए आप, इस वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी इसको। और इसकी सॉइल मैंने बना के रखी है, अभी बताती हूँ इसका मिक्सचर भी। नेक्स्ट, इस स्टेज में इनकी पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिंचिंग करने के लिए इनका ऊपर की ये 2 लीफ लेकर और इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे यहाँ से ब्रांचेस इनकी और निकलेंगी, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, मतलब फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अभी से लेके और नवंबर दिसंबर इनके फूल आने तक कम से कम 3-4 बार इनकी पिंचिंग हो जाना चाहिए। जैसे ही इसकी ब्रांचेस आप समझिए 3-3, 2-2, 3-3 इंच की लंबी होंगी, फिर उनके टिप्स भी मैं पिंच कर दूंगी इसी तरह से, जैसे अभी मैंने निकाला ना ये 2 इंच का, ये 2 लीफ लेके ऐसे, ये देखिए, ये देखिए ऐसे। तो इनकी ये निकालने से इनकी ब्रांचेस और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर आपके प्लांट में नीचे से ग्रोथ हो जाती है, यहाँ से बेसिल निकल आती हैं ब्रांचेस, तो उनको निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो सारा ले जाएंगी न्यूट्रिशन, उनमें फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो ब्रांचेस आपके प्लांट में निकलती हैं मेन ब्रांच में, उसी में ही रहने दीजिए। आसपास से जो नीचे से निकलती हैं उनको निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें फूल आएगा नहीं, वो प्लांट का न्यूट्रिशन और लेंगी। और लोकेशन मैं आपको बताना भूल गई थी, इनको मैंने अब जब रिपोर्ट किया तो उसके बाद इन्हें 10 डेज़ बाद इन्हें फुल सनलाइट में निकाल दिया। तो आपने देख रखा है, मैंने पुरानी टोकरी में रख रखा है, तो इनको खींच के कहीं भी रखने में मुझे ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है बनिस्बत के एक में उठाती फिरूँ। तो जब मैंने खाद बनाई, इनकी पॉटिंग सॉइल बनाई थी, तो मैंने उसमें बॉन मील और नीम खली डाली थी। अभी जो मैंने इनकी पॉटिंग सॉइल शिफ्ट करने के लिए बनाई है, तो इसमें मैंने वेल ड्रेन सॉइल ली है, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल। फ्रेंड्स, मुझे किसी ने पूछा था कि आप नाप के बताइए कि 30% या 1 पार्ट कितना होता है। तो फ्रेंड्स, वो बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक का पॉट साइज़ अलग अलग होता है। तो 3 पार्ट बताने का मतलब ये होता है कि अगर इसमें 100% आता है कोई भी चीज़, तो उसके 3 हिस्से आप कर लीजिए। 3 हिस्सों में 1 पार्ट सैंड हो गया, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल हो गई। फिर मैं हमेशा आपको खाद की बॉन मील की या फर्टिलाइज़र जो भी डालते हैं उसकी क्वांटिटी बताती हूँ कि 10 या 12 इंच के गमले के लिए इतनी है। उसके हिसाब से आप उस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गमला बड़ा है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, अगर गमला छोटा है तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक मेरी ये पॉइंट आप लोगों को, जो लोग बिगनर्स हैं, उनको समझ में आ गया होगा।
कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई बार लोग ही। अभी आपने देखा कि मैंने इनकी कुछ प्लांट्स की पिंचिंग कर दी है, तो अभी मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी। जिनकी पिंचिंग कर दी उनकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि प्लांट एक साथ पिंचिंग करने में और शिफ्टिंग करने में, रिपोर्ट करने में शॉक में आ जाते हैं। ठीक है, और अभी वो स्टेज है कि अभी मैं इनमें से एक भी प्लांट को ना चाहती नहीं कि किसी भी हालत में उनको कोई भी डैमेज होए। ठीक है, तो अब मैं ये वाला प्लांट आपको करके दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे करने वाली हूँ रिपोर्ट। और जो मैंने खाद बनाई वो मैंने आपको बताया कि इसमें तीनों चीज़ें एक बराबर हैं, सैंड, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। साथ में उसमें मैंने मिलाया बॉन मील और साथ में मिलाया मैंने नीम खली। इसको मिलाने के बाद भी मैं एवरी 15 डेज़ पे इन पर खाद देती रहती हूँ, लिक्विड खाद देती हूँ। बीच में कंपोस्ट दी थी, मतलब बदल बदल के देती हूँ। कंपोस्ट ही दी थी। अब जैसे विंटर्स था, मौसम थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, तो अब इनको सब में मस्टर्ड खाद चलेगी। पूरे विंटर्स पर बेस्ट जो खाद है वो मस्टर्ड, लिक्विड मस्टर्ड खाद है, वही डालूंगी। इसको निकालने के लिए इसके ये जो 2 जॉइंट पे से है ना पॉइंट, इनको ऐसे पकड़ के और हम धीरे धीरे खिसकाएंगे तो ये निकल आता है बाहर। आप देख रहे हैं कि अभी कितने अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं, पूरा निकला हुआ है। अब इसका हल्का सा हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं इसका, ताकि ये लूज़ हो जाए। इतना बड़ा सा केक बना हुआ है ना, तो रूट्स को फैलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सिर्फ इसलिए हल्की हल्की सी झड़ा दे रहे हैं मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इसको हमने निकाल लिया और अब इसमें हम जगह बना के इसको कर दे रहे हैं इसमें शिफ्ट। रखते टाइम देख लेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा खाली रहे गमला 2 इंच का, है ना, क्योंकि हम खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप इतने बड़े पॉट में 8-9 इंच के पॉट में 2 प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसी साइज़ का है तो एक ही प्लांट लगाइए। ठीक है, ये अभी इसमें लग गया है और अब हम इसको कवर कर दे रहे हैं मिट्टी से। और बस अब हम इसमें डालते हैं पानी। ठीक है, और बाकी पॉट्स मैं कल करूँगी, ये आपको दिखाने के लिए अभी बता दिया। ठीक है, और इसकी पिंचिंग 2-3 दिन बाद करूँगी, क्योंकि एक साथ दोनों करने से शॉक में आ जाते प्लांट। ठीक है, और अभी ये आपको मैंने लगा के दिखा दिया। अभी इस क्योंकि रिपोर्टिंग की है तो अभी फिर 1-2 दिन इसको मैं सेमी शेड एरिया में रखूँगी, जहाँ इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, और उसके बाद वापस इसे फुल सनलाइट में निकाल दूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई इनकी पिंचिंग की, रिपोर्टिंग की और खाद देने की। ठीक है, गमलों में हमेशा आप ध्यान रखिए कि मॉइस्ट बनी रहे बराबर। अगर आपके एरिया में धूप ज़्यादा है तो आप दोनों टाइम भी पानी डाल सकते हैं। ठीक है, जब भी पानी डाल रहे हैं शावर करा दीजिए प्लांट को अच्छे से, ताकि उस पर जो धूल वूल पड़ी हो वो निकल जाए। और एवरी 15 डेज़ में विदाउट फेल फर्टिलाइज़र डालते रहिए। और जब नई ब्रांचेस 3-3 इंच की हो जाती हैं, 2-2, 3-3 इंच की, तो उनकी फिर से टिप्स तोड़ दीजिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आप करेंगे आपके प्लांट में, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। मतलब कि आप एक 9 इंच के गमले में एक प्लांट से तकरीबन 400-500 फूल बड़े आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल एक वो पूरा बड़ा बंच सा दिखता है, बुके जैसा, इतने फ्लावर आ सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई कि इसमें फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, इनकी केयर क्या है। इसके साथ ही क्या है, क्योंकि मौसम नमी वाला होगा तो इन पे एक ब्लैक कलर के बहुत बारीक बारीक कीड़ों का अटैक भी बहुत होता है। तो बिना फेल किए हुए फूल आने के बाद भी इनमें आप स्प्रे करते रहिए इमिडाक्लोप्रिड 2 ml 1 लीटर पानी में। इमिडाक्लोप्रिड ये है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कमांडो भी आती है और इसी तरह से और भी दवाइयाँ आती हैं। नीम ऑयल भी आप कर सकते हैं, है ना, और रोगर का भी कर सकते हैं। रोगर आता है वो भी 1 ml, ये नीम ऑयल का स्प्रे भी आता है, ये भी कर सकते हैं। तो और इनका स्प्रे आप करते रहिए रेगुलर एवरी 10 डेज़ में, क्योंकि नमी स्टार्ट हो रही है तो इन पे काले कीड़ों का अटैक ज़रूर होगा। ठीक है, और फूल आने तक, जैसे दिसंबर में जैसे इनके फूल आएंगे, दिसंबर जनवरी में आएंगे, तो तब तक मुझे हर 3 इंच के बाद, हर ब्रांच के 3 इंच होने के बाद मुझे उसकी पिंचिंग करते रहना है, जिससे कि मेरा प्लांट बहुत घना हो जाए। और साथ में खाद डालते रहना है एवरी 15 डेज़ पे। तो अब मतलब 4 चीज़ें हो गई आपके पास। आपको खाद डालना है, मस्टर्ड केक की खाद का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको उसमें से देख के आप समझ सकते हैं। और एवरी 10 डेज़ पे दवाई का स्प्रे करना है, उसके बाद मिट्टी की मॉइस्ट बना के रखना है और पिंचिंग करना है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका पूरा जो शेड्यूल मैंने आपको बताया क्रिसैंथेमम के ज़्यादा फूल लेने का और अच्छी क्वालिटी के फूल और अच्छी क्वांटिटी के फूल लेने का। तो अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।